इतना बढ़िया शार्प अप ट्रेंड है। तो शार्प अप ट्रेंड एक तरीके से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब ऐसे ही शार्प अप ट्रेंड बन जाए तो जोखिम बढ़ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी बढ़त देखी और दूसरा ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी गिरावट देखी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के दो स्टॉक्स कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। सबसे पहले हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो अच्छा ही रहा। आज 1563 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और 762 स्टॉक्स ने गिरावट देखी, तो जो कि काफ़ी अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। करीब 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो चलिए आज का टॉप गेनर और टॉप लूज़र भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा कोल इंडिया, जिसने करीब 2.5% की बढ़त देखी, और टॉप लूज़र रहा M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने करीब 1.5% की गिरावट देखी। तो चलिए ट्रेडिंग के ऊपर चलते हैं और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो मुझे निफ्टी का चार्ट अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें काफ़ी जोखिम लग रहा है। स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं तो काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाइए। चलिए हम निफ्टी का विश्लेषण कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मेरे को क्यों लग रहा है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा खतरा है। तो पिछले मंगलवार को इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से एक बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी रेड कैंडल बनी, जिसकी वजह से निफ्टी काफ़ी गिर गया था। परंतु पिछले 5 दिनों में निफ्टी ने अपनी सारी गिरावट को कवर कर लिया है और ऑल टाइम हाई बना लिया है। तो पिछले 3 दिनों की कैंडल देखें तो अच्छी नहीं बन रही हैं, बड़ी छोटी कैंडल्स हैं और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अभी गिरने की तैयारी कर रहा है। और वो स्वाभाविक भी है कि एक दिन जून 4 के दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी और निफ्टी ने करीब 6% की हानि देखी, और उसके अगले 3 दिनों में वो हानि तो रिकवर हो ही गई, बल्कि निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई भी बना लिया। तो ये इतना बड़ा वाइल्ड स्विंग, इतनी जल्दी ऊपर नीचे होना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और भी विश्लेषण कर लेते हैं। ये पुराना रेक्टेंगल हटा देते हैं और आर्ली चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पे एक पुरानी रेजिस्टेंस की रेखा डाल देते हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस की रेखा सपोर्ट में तब्दील हो गई है। तो जब तक निफ्टी इस सपोर्ट की रेखा के ऊपर है तब तक सब ठीक है। अगर निफ्टी इसके नीचे चला जाएगा तब हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो नीचे गया है, किस तरह की कैंडल्स बनी हैं, और हो सकता है कि निफ्टी फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाए। परंतु अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि ये सपोर्ट की रेखा है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहेगा ठीक रहेगा। परंतु ये जो पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स बनी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ये संकेत दे रही हैं कि निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट तो होगी ही। तो जब तक इस सपोर्ट के ऊपर रहता है तब तक सब ठीक है। तो चलिए 1 घंटे वाली कैंडल्स भी देख लेते हैं। तो जब आप 1 घंटे वाली कैंडल्स देखेंगे तो ये एक भारी गिरावट थी जो 4 जून को हुई, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई और ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स ही बनी। बीच में थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, बट बहुत ही कम। और अभी पिछले कुछ घंटों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि रुझान अब रेड की तरफ है, मतलब गिरावट की तरफ है। तो आपको 22,800 के करीब का अंक ध्यान में रखना है। ये सपोर्ट रेखा है। अगर निफ्टी यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेता है तो सब कुछ ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे गिर जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाए। परंतु अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू भी हो जाता है तो वो एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी अपवर्ड्स ही है, ऊपर की तरफ ही है। तो आगे जाने से पहले मुझे बताइए आपका क्या अनुमान है, आपका क्या विश्लेषण है निफ्टी के बारे में। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सप्ताह में निफ्टी कैसा रहेगा? नीचे कमेंट लिख के बताइए कि अगले बुधवार को निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर होगी। तो चलिए आज का पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक था कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का विश्लेषण बड़े बुधवार में हमने कई बार किया हुआ है, तो चलिए जल्दी से पिछली बार का विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन रहा है। तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये कप है और एक हैंडल भी मैं बना के दिखा देता हूँ, और ये प्रतीत हो रहा है कि ये हैंडल है और ये कप की नेक लाइन है। चलिए पुरानी रेजिस्टेंसेस हटा देते हैं
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा और सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। यह हो सकता है कि नेकलाइन के पास भाव 1-2 दिन समय व्यतीत करे और उसके बाद ही ऊपर निकले, परंतु चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया का भाव काफ़ी ऊपर जाएगा। तो अभी हम कोल इंडिया का मासिक या साप्ताहिक विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने पहले किया ही हुआ है। अगर आप कोल इंडिया का पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, पुराना विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके पूरा विश्लेषण देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोल इंडिया ने एक सॉसर पैटर्न बनाया था और सॉसर पैटर्न की नेकलाइन कोल इंडिया ने 31 मई को ब्रेक करी थी और उसके ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक भी हुआ और पुल बैक के बाद 31 मई को कोल इंडिया ऊपर भी चलना शुरू हुआ, परंतु 4 जून को सब कुछ बदल गया और 4 जून को कोल इंडिया धड़ाम से नीचे गिर गया। परंतु उसके बाद पिछले सप्ताह में कोल इंडिया ने धीरे धीरे रिकवरी करी है और ये वापस इस नेकलाइन के ऊपर आ गया है। परंतु अभी कुछ कह नहीं सकते कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। चलिए 1 घंटे की कैंडल भी देख लेते हैं। तो 1 घंटे की कैंडल्स तो मेरे को अच्छी लग रही हैं। तो 4 जून की जो आखिरी रेड कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी कैंडल थी और वो 11:15 पे बनी और उसके बाद कोल इंडिया ने थोड़ी रिकवरी ही देखी है। तो रिकवरी 4 जून को ही शुरू हो गई थी और अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया ने कुछ रिकवर किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद इस वाली कैंडल पे जो 5 जून की 13:15 की कैंडल है उसने पुरानी रेड कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दी। तो इस कैंडल पे कोई एक शॉर्ट टर्म स्विंग ले सकता था, अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग लेता तो उसको थोड़ा सा लाभ हो जाता, परंतु अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। मुझे ये लगता है कि इसमें एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि जब आप साप्ताहिक चार्ट को देखेंगे, मासिक चार्ट को देखेंगे तो एक इसमें गिरावट हुई है और गिरावट के समय हम एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। भाव अभी भी नेकलाइन के ऊपर ही है तो एक पोजिशनल ट्रेड तो बनता है, परंतु ये हो सकता है कि भाव थोड़ा सा एक नेकलाइन के ऊपर नीचे करे और फिर ही ऊपर चलना शुरू हो। तो इस प्रक्रिया में हो सकता है कि 1 सप्ताह लग जाए, 2 सप्ताह लग जाए। ट्रेंड तो ऊपर का ही है तो हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कोल इंडिया के बारे में। आपको क्या लग रहा है कि कोल इंडिया अभी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्या आपको क्या लग रहा है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको लगता है स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अरे स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन ली होती या यहाँ पे ब्रेकआउट पे कहीं पे पोजीशन ली होती तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी था। इस स्टॉप लॉस की बात मैंने अपने एक पुराने वीडियो में करी हुई है, जिसमें हमने बात करी हुई है कि अगर कोई ऐसे बिग इवेंट डे आए, जैसे इलेक्शन रिजल्ट का डे आया जिसमें मार्केट एकदम क्रैश हो गई, तो उस दिन को कैसे ट्रेड करें, उस दिन से कैसे लाभ उठाएं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। तो उसमें मैंने कोल इंडिया का ही उदाहरण लिया था और कोल इंडिया के स्टॉप लॉस की बात करी थी। तो चलिए आगे जाने से पहले 4 सप्ताह पुराने 2 स्टॉक्स भी देख लेते हैं और उनका रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने क्या बोला था और आगे क्या हुआ। तो 4 सप्ताह पहले हमारे 2 स्टॉक्स थे, कोल इंडिया और एशियन पेंट्स। तो कोल इंडिया की चर्चा तो अभी हमने कर ही ली है और हमने पुराना वीडियो देख भी लिया है, तो इसलिए अभी हम दूसरे स्टॉक की चर्चा करते हैं जो कि है एशियन पेंट्स। अरे हाँ, एशियन पेंट्स देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। मैंने एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड करी है। ये ट्रेनिंग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है और ये बिल्कुल ही फ्री ट्रेनिंग है। ये मैंने जूम पे रिकॉर्ड करी हुई है और इसकी रिकॉर्डिंग इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो आप ये ट्रेनिंग देख के स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेड कब लेना चाहिए, कितनी अवधि के लिए लेना चाहिए, कितना टारगेट रहना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो आप ये ट्रेनिंग देखिए और अच्छी तरह समझ लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हम एशियन पेंट्स की तरफ चलते हैं और एशियन पेंट्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो एशियन पेंट्स में ये पुरानी रेखाएं बनी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने 4 सप्ताह पहले एशियन पेंट्स में क्या बात करी थी। तो अगर हम दैनिक चार्ट को देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि एशियन पेंट्स ने सपोर्ट से एक बाउंस लिया है। 2-3 दिन पहले एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी
जो करीब करीब 4% की थी और एक अच्छी वॉल्यूम पर बनी थी, जो बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस करी थी। तो आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि एशियन पेंट्स थोड़ा सा नीचे आए, दोबारा से यहाँ पे एक बाउंस ले और ऊपर चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एशियन पेंट्स दूसरे सपोर्ट तक पहुँच जाए और यहाँ पे बाउंस ले और फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू करे। तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी सलाह इसमें यही रहेगी कि आप इसको मॉनिटर करते रहिए, निरंतर देखते रहिए। जब भी यहाँ पे कहीं सपोर्ट के आसपास आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले तो आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने से पहले पूरा विश्लेषण करिए, टारगेट देखिए, स्टॉप लॉस देखिए, तभी कोई पोजीशन बनाइए। तो ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में तो है, लेकिन एक छोटी अवधि में एक बड़ा लाभ दे सकता है। चलिए देख लेते हैं कितना लाभ मिल सकता है हमको। तो यहाँ के सपोर्ट से अगर हम रेजिस्टेंस तक देखें तो करीब करीब 28% का लाभ हो सकता है, जो एक बड़ा अच्छा लाभ है। परंतु आज की डेट में एशियन पेंट्स में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ना तो शॉर्ट पोजीशन ना ही लॉन्ग पोजीशन। आपको इंतज़ार करना चाहिए और जब एक अच्छी कैंडल बने, अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल बने, तभी आप इसमें पोजीशन बनाइए। तो एशियन पेंट्स का मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण अभी हम नहीं करेंगे। अगर आप वो पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो 4 सप्ताह पहले 13 मई के दिन ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, करीब करीब 4% की कैंडल बनी थी। यहाँ पे हमने बोला था कि हो सकता है कि एशियन पेंट्स थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे एक अच्छा बाउंस ले और फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो। लेकिन अभी तक एशियन पेंट्स पूरी तरह नीचे नहीं आया है। तो 4 जून को एशियन पेंट्स सपोर्ट की तरफ आया था और एक पिन बार बनी। तो ये पिन बार अच्छा संकेत है, परंतु अभी भी कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी है जिसको देख के हम ये ट्रेड ले पाएँ। तो आप इसको देखते रहिए, निरंतर मॉनिटर करते रहिए और देखिए कि कब यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनती है, और अगर एक अच्छी कैंडल बन जाए तो आप इसमें एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो आगे जाने से पहले मुझे अपनी एशियन पेंट्स के बारे में राय बताइए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट्स में एक स्विंग ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए और उसका टारगेट क्या रहेगा और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और आज का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, M&M। तो पिछले सप्ताह शुक्रवार के दिन M&M ने एक बड़ी अच्छी चाल बनाई थी और उसके बाद मैंने एक इमेज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करी थी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वही इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस पर मैंने ये बोला था कि ये M&M अप ट्रेंड में है और हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और मैंने ये भी लिखा था कैन बी बॉट व्हेन प्राइस रिट्रेसेस टू 20 SMA। इसका क्या मतलब है कि जब भाव 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज पर आ जाए तब आप इसमें ख़रीदारी की सोच सकते हैं। तो चलिए मूविंग एवरेजेस को भी देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस मैं जनरली देखता नहीं हूँ, परंतु जब स्टॉक ऐसा अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है तो कभी कभी मैं मूविंग एवरेजेस को भी देख लेता हूँ। तो अगर अभी भाव 20 SMA से काफ़ी ऊपर है, ये जो ऑरेंज रेखा है ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और अभी भाव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। अगर भाव इस 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। तो चलिए ये SMAs को मैं हटा देता हूं और इसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले हम मासिक चार्ट पे चलते हैं और ये पुरानी चीज़ें हटा देते हैं। तो अगर आप इसका मासिक चार्ट देखें तो मासिक चार्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया शार्प अप ट्रेंड है। तो शार्प अप ट्रेंड एक तरीके से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब ऐसे ही शार्प अप ट्रेंड बन जाए तो जोखिम बढ़ जाता है। तो जो लोग निवेशित हैं उनके लिए तो शार्प अप ट्रेंड एक अच्छी चीज़ है, परंतु जो लोग अभी निवेशित नहीं हैं उनके लिए शार्प अप ट्रेंड में एक जोखिम बन जाता है। अगर वो यहाँ ऊपरले स्तर पर निवेश करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक नीचे गिर जाए, और अगर स्टॉक नीचे गिरना शुरू होगा तो हो सकता है कि इसी स्पीड से वो नीचे गिरे। तो इसलिए एक शार्प अप ट्रेंड निवेश करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए साप्ताहिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये पुरानी रेखा हटा देते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन थी और उसके बाद एक अप ट्रेंड है। तो चलिए ये आकृतियाँ भी हटा देते हैं और दैनिक चार्ट को देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट पे हम मूविंग एवरेजेस को दोबारा डाल देते हैं। ऐसे अप ट्रेंडिंग स्टॉक को हम मूविंग एवरेजेस को देख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा हो
और 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर हम एक पोजीशन ले सकते हैं जब भी भाव 20 डे मूविंग एवरेज के पास आ जाए। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाव 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया और उससे थोड़ा सा नीचे भी गिर गया, तो अगर किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई होती तो उसको एक अच्छा लाभ मिल जाता। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर भाव 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया और फिर ऊपर निकल गया, फिर 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया और फिर ऊपर निकल गया। तो अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है ये ट्रेंड कभी ख़त्म हो, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम एक जोखिम ले सकते हैं कि स्टॉक अगर 20 डे मूविंग एवरेज के पास आए तो उसके बाद ऊपर निकल सकता है। परंतु अगर आप कोई ऐसा ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस देखिए और एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद ही कोई ऐसी पोजीशन लीजिए। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, आपका अनुमान क्या है, आपका विश्लेषण क्या है? क्या आपको लग रहा है कि इसमें अभी निवेश किया जा सकता है, या आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ऊपर चला गया है तो अब इसमें निवेश करना जोखिम से भरा हुआ है? तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं और अगले वीडियो में बड़े बुधवार को फिर से मिलेंगे। नमस्ते और धन्यवाद।